हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच जाया करे। चलिए कल का रिवीजन करेंगे क्विकली, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है, और पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये सऊदी अरब लॉन्च करेगा। काजी नेमू ये असम का प्रोडक्ट है और इसको जीआई टैग मिल चुका ही है पहले ही 2019 में ही। इसको अभी राजकीय फल घोषित किया है असम सरकार ने। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हंगरी को शतरंज ओलंपियाड की मिसाल सौंप दी है, यानी अगला वाला आयोजन हंगरी में किया जाएगा, हंगरी की बुडापेस्ट राजधानी में। ठीक है, और फरवरी 2024 तक भारत के चुनाव आयुक्त एक हैं, वो अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं। नाम है उनका अनूप चंद्र पांडे। अभी के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी हैं। आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया संजय कुमार जैन को। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूएई में नागर शैली में बने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है, और भारत पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू होगा भारत में उत्तराखंड में। सामाजिक विकास आयोग यूनियन की जो हुई उसके 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की। रुचिरा कंबोज जो हैं ये भारत की तरफ से अध्यक्षता कर रही हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। बात करेंगे आज की करंट अफेयर डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूपी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया। यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। कन्या सुमंगला योजना, या जिसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहते हैं, यूपी की बहुत बड़ी और बहुत ही इफेक्टिव स्कीम रही है। इसमें अभी अनुदान राशि 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कन्या सुमंगला योजना है क्या। तो दोस्तों, बेटियां जब पैदा होती हैं तब से लेकर के जब वो पढ़ाई करना शुरू करती हैं, पहली कक्षा में जाती हैं, या फिर आगे चल करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती हैं, स्नातक तक लेकर सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो 25,000 है ये कई किस्तों में, या कहें कि 6 खंडों में दिया जाता है। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च करने का उद्देश्य यही था कि जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उसको रोका जा सके। कन्या जब पैदा होती है तो उसको उसके पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए, मतलब लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजें, उसमें सपोर्ट मिल सके, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में अप्रैल महीने में शुरू की गई थी। अब 6 श्रेणियों में, 6 कैटेगरियों में, यानी कि कहें 6 बार में ये दिया जाता है। अब पहले 15,000 दिया जाता था, 25,000 दिया जाएगा। जन्म होगा तब 2,000 दिया जाता था पहले, अब 5,000 मिलेगा। टीकाकरण सहायता के लिए 1,000 से बढ़ा करके अब राशि 2,000 कर दी गई है, अब 2,000 मिलेगा। फिर जब एडमिशन होगा उस बच्ची का पहली कक्षा में, तब 3,000 मिलेंगे। छठी कक्षा में एडमिशन होगा आगे चल करके तो 3,000, और 9वीं कक्षा में एडमिशन होगा आगे चल करके तो 5,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार 25,000 रुपए टोटल दिए जाएंगे उस बच्ची के नाम पर। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की थी 2019 में, अभी इसकी अनुदान राशि को बढ़ाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की? तो वन मित्र योजना जो है ये शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया है ये स्कीम वन मित्रा टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग, यानी कि पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इसके प्रति इनकरेज करने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बन सके और वो ट्री प्लांट कर सकें। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो गैर वन क्षेत्र हैं हरियाणा में, वहां पर वृक्षारोपण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें जो आम नागरिक हैं, आम जनता है, आम पब्लिक है, उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है 1.8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले जो परिवार हैं उनको वन मित्र बनाया जाएगा, और वन मित्र के रूप में अगर वो रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर वो अपने आसपास में वृक्षारोपण करेंगे तो उनको सरकार के द्वारा सहायता भी मिलेगी, और उनको उनका कर्तव्य भी होगा ना सिर्फ वृक्षारोपण करना बल्कि उन पौधों की देखभाल भी करना होगा। ठीक है, तो इसमें राज्य भर में इससे वन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा के सीएम ने घोषणा की है। हरियाणा है कहाँ पर? तो अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो ये रहा हरियाणा। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी पार्टी से। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं।
और यहाँ पर झीलों की बात करें तो सोहना लेक है, सूरज कुंड लेक है, सूरज कुंड मेला भी लगता है, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सूरज स्तर का होता है मेला। वसई वेटलैंड है, बड़खल झील है, ब्रह्म सरोवर है, दमदमा झील है। नेशनल पार्क में बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है, कलेसर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और सिंबल वारा है। सॉन्ग नृत्य, फाग, खरेरिया, ड्रफ नृत्य ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ पर अगर जिलों की संख्या बात करें 22 है, विधानसभा में 90 और लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 सीट यहाँ से जाती है। हाल ही में जापान को पीछे करके कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है? ये एक बड़ा क्वेश्चन आया दोस्तों। काफी लंबे समय से जापान जो है ये तीसरे स्थान पर बना हुआ था। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में अगर बात करें तो टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर जापान था काफी लंबे वक्त से, चौथे पर जर्मनी था, पांचवें पर भारत है। लेकिन अभी जर्मनी जो है ना, इसने क्या किया, जापान को पीछे कर दिया है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जर्मनी ने बहुत कुछ एक स्पेशल कुछ किया हो जिसकी वजह से बूस्ट करके जापान को पीछे किए हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली में जापान नीचे आया है, ठीक है। जापान में रिसेशन आया और वहाँ की मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से, वहाँ पर डिप्रेशन आने की वजह से वो इकोनॉमी नीचे हुई है, डाउन हुई है थोड़ा सा, तो जर्मनी ऊपर आ गई है। तो इस प्रकार से जर्मनी जो है ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जापान को ओवरटेक कर दी है। अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो स्थिति कुछ ऐसी है, 2022 और 23 में डॉलर के मुकाबले में येन में 18% से अधिक की गिरावट आई। अब येन में अगर गिरावट आई, येन जो है ये जापान की करेंसी है, येन में गिरावट आई और जबकि यूरो स्थिर रहा। यूरो स्थिर रहा तो इसलिए कि वो अपनी जगह पर बना ही रहा, लेकिन येन जो है ये नीचे गिर गया, इसलिए यहाँ पर इसकी इकोनॉमी कम हुई है। टॉप पर बात करें तो अमेरिका है, इसकी जीडीपी 27.97 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की जीडीपी है 18.56 ट्रिलियन डॉलर, पहले दूसरे पर ही है। और तीसरे पर देखो, दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर देखो, 4.7 ट्रिलियन डॉलर। और उसके बाद फिर तीसरे के बाद चौथे देखो 4.2 ट्रिलियन डॉलर, अभी ये रिसेंट ही नीचे हुए हैं। और देखो चौथे और पांचवें में अंतर देख लो, 4.1 ट्रिलियन डॉलर। मतलब हम लोग बहुत ही जल्द इनको पीछे कर ही देंगे, जापान को भी। अगर जापान और ऐसी इकोनॉमीज की गिरती रही तो हम लोग बिना कुछ किए ही पहुंच जाएंगे। फिलहाल अपन लोगों ने टारगेट बनाया है 2028 तक कि हम लोग हो जाएंगे तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और बहुत करीब भी इसके आ गए हैं आज के टाइम पर। हालांकि बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं, जैसे अभी इतना है, हो सकता है कल को थोड़ा सा नीचे हो जाए, हो सकता है कल को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज चलती रहती है, इसलिए अनुमान लगाया गया है 2028 तक हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, ठीक है। और 2070 तक हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएंगे, हम लोग अमेरिका को पीछे कर देंगे। चाइना टॉप पर पहुंच गया रहेगा, तब इंडिया दूसरे पर रहेगा और अमेरिका तीसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये एक्सपेक्टेड है, यानी अनुमान बताए गए हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पर या फिर वही स्थिति पर सही हो। आगे, फीफा फुटबॉल रैंकिंग 2024 की नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? फीफा ने अभी रैंकिंग अपनी जारी की है और इस रैंकिंग में भारत जो है, भारतीय टीम कहें तो वो 117वें स्थान पर आ गई है। कारण क्या है? कारण है दोस्तों, अभी एशिया कप हुआ था और एशिया के बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी हुए, बहुत सारे गेम हुए। इंडिया का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, इसकी वजह से इंडिया के रैंकिंग में बहुत गिरावट देखने को मिली। वहीं जो टॉप 10 है वो अनचेंज्ड है। अनचेंज इसलिए है क्योंकि टॉप 10 में कोई भी एशियन कंट्री थी नहीं, तो इसकी वजह से टॉप 10 में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ वो एशिया का टूर्नामेंट था, तो उसमें एशियन कंट्रीज ही हिस्सा लेती हैं, उन्हीं की में परिवर्तन देखने को मिला है रैंकिंग में। तो यहाँ टॉप 10 जो है वो वैसे ही है, एज इट इज, जिसमें टॉप पर अर्जेंटीना है, ये भाई विश्व विजेता है इस समय, है ना। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इसी ने तो जीता है, अर्जेंटीना ने। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस उप विजेता रहा था। फिर इंग्लैंड, बेल्जियम, ब्राजील, ये टॉप 5 तो वैसे ही हैं। यहाँ पर भारत की जो फुटबॉल रैंकिंग है इसमें 15 स्थान की गिरावट आई है, तो पिछले 7 सालों में सबसे निचला स्थान है। 117वें स्थान पर आपने कभी नहीं सुना होगा। अभी बीच में एक बार 98 पर तक पहुंच गई थी इंडिया की टीम, लेकिन अब 117वें स्थान पर आ गई है। फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से बोल रहा हूं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन स्थापना हुई थी इसकी पेरिस में। हेडक्वार्टर इसका अभी है ज्यूरिख में। ज्यूरिख पड़ता है स्विट्जरलैंड में, पेरिस पड़ता है फ्रांस में। अध्यक्ष हैं इसके गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर है जी। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप जो होगा ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा, ठीक है ना।
कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? कौन सा आईआईटी संस्थान है जो भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो दोस्तों अभी आईआईटी जम्मू ने भारत का पहला ध्वनि आधारित यानी साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब ये ड्रोन को मार गिराता है। अगर कहीं ड्रोन उड़ रहा है तो ड्रोन को ये न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। अब आप कहोगे ड्रोन को क्यों मारेंगे, ड्रोन से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है, देखो होता क्या है ना, पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पर खुद तो आ नहीं सकता है, तो वहां पर वो बदमाशी करता है कि ड्रग्स वगैरह हो गए, जैसे पंजाब वाले क्षेत्र में ड्रग्स वगैरह वो काफी ज्यादा बॉर्डर पार करा देता है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो जाती है इस प्रकार से। दूसरा, कश्मीर एरिया में अगर बात करें तो कश्मीर एरिया में वो क्या करता है, हथियार, ग्रेनेड या फिर पत्थरबाजी के लिए पैसे, ठीक है, इंडियन करेंसी के रूप में पता नहीं कहाँ से पा जाते हैं वो लोग, तो वो सब चीजें यहाँ पर सप्लाई कराते हैं। तो ड्रोन के माध्यम से भेज दिए, पहुंचा 10 भेजे, उसमें से मान लो 5-7 मार गिराया गया, 2-3 पहुंच गया, तब भी उनका काम हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो इस उम्मीद में ऐसा करते रहते हैं। तो ऐसे में ये एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है जो आवाज सुन करके पहचान जाएगा। अब इसमें कोई रडार की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे रडार कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा क्या है कि ध्वनि ये यूज करेगा, मतलब रडार तो अच्छा होता है सुने। हाँ अच्छा होता है, लेकिन रडार जो है ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। ड्रोन हुआ, छोटा मोटा कोई पंछी उड़ रहा है तो ये सब उसमें नहीं दिखता है। तो ऐसे में ड्रोन से वो लोग ऐसा करते थे, स्मगलिंग वगैरह करते थे, ठीक है ना, विस्फोटक भेज देते थे या गन्स वगैरह भेज देते थे, वेपन्स इस पार कर देते थे बॉर्डर के। तो यहाँ पर ये साउंड को पहचान करके ड्रोन को समझ जाएगा कि हाँ इस एरिया में ड्रोन है, और उसके बाद लोकेशन का एग्जैक्ट पता लगा देगा। तो ना कैमरे की निगरानी रखने की जरूरत पड़ेगी कैमरा लगा करके, और ना ही यहाँ पर रडार की जरूरत पड़ेगी। तो आईआईटी जम्मू ने इसे बनाया हुआ है। 4 लाख की कीमत आएगी एक ड्रोन की, और पिछले 1 साल तक की कड़ी मेहनत के बाद हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बनाया हुआ है। समझ में आ गई होगी बात, आई होप। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो बन गए हैं। एक्चुअली में जोको विडोडो अभी तक थे, लेकिन 2 कार्यकाल इनका पूरा हो गया है, और 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद, जैसे बहुत सारे देश हैं वैसे यहाँ पर भी एक नियम है, 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई व्यक्ति सेम पर्सन नहीं लड़ेगा चुनाव अगला, ठीक है। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, आपने देखा बराक ओबामा 2 बार जीते उसके बाद नहीं लड़े। तो कई देशों ने ऐसा शुरू किया है, अपने अपने यहाँ भी ऐसा चीज शुरू किया है। तो यहाँ पर भी इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसा था। तो जोको विडोडो जो कि बहुत लोकप्रिय हैं, अभी भी लोकप्रिय हैं, और ये जो अभी बने हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये भी इन्हीं की विचारधारा के हैं और इन्हीं की सपोर्टिव हैं, इसी वजह से इनको भी जीत वहां पर हासिल हुई है। ये पहले इससे स्पेशल फोर्सेस के कमांडर और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, अब राष्ट्रपति होंगे इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया कहाँ पर है? इंडोनेशिया अगर आप देखोगे तो देखो साउथ ईस्ट एशिया, आपने सुना होगा ना, साउथ ईस्ट एशिया सुना है? सी नहीं सुना? अभी मैं बताता हूँ। देखो अपना प्यारा भारत आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से ये चूंकि ये साउथ एशिया है, साउथ एशिया से आप अगर इधर आओगे ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में आने के बाद आपको, चूंकि साउथ में ये पहले से और ईस्ट साइड में अब आ रहे हो, तो साउथ ईस्ट हो गया, और ये एशिया वाला ही रीजन है ही। तो ये सभी जो देश हैं ये सभी साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहलाते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गए। अब इनका एसोसिएशन भी है एक, जिसमें 10 सदस्य हैं। तो यहाँ पर ए जोड़ दो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अरे वाह, ये तो संगठन बन गया। तो 10 देशों का ये संगठन है आसियान, ठीक है ना। और इसकी समिट वगैरह भी, जैसे 42वां आसियान शिखर सम्मेलन था ना, 42वां 43वां, ये सभी जकार्ता में हुआ, ठीक है। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अब आओ इंडोनेशिया देख लो, इंडोनेशिया देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको इंडोनेशिया, ये सभी यहाँ तक है इंडोनेशिया, काफी बड़े में है इंडोनेशिया, ठीक है। इसके ऊपर ये मलेशिया पड़ जाता है, यहाँ छोटू सा सिंगापुर है। तो ये जकार्ता आपको यहाँ पर राजधानी दिखेगी। हालांकि जकार्ता पूर्व राजधानी हो चुकी है, अब ये लोग नुसंतारा को अपनी राजधानी बना रहे हैं, लेकिन आगे अभी बनाएंगे, अभी प्रस्तावित है, और घोषणा हालांकि ये लोग कर दिए हैं। इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। आगे, किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने इस साल का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का पुरस्कार जीता हुआ है।
सबसे बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का अवार्ड मिला साउथ इंडियन बैंक को। साउथ इंडियन बैंक ये नाम ही है साउथ इंडियन बैंक, ठीक है ना। देखो बैंकों के नाम में आप देखोगे तो भारत का नाम बहुत मिलेगा बहुत प्रकार से, जैसे इंडियन बैंक और इसके बाद फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा आपको साउथ इंडियन बैंक, ठीक है ना। ये सभी नाम है, तो अलग अलग नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। साउथ इंडियन बैंक लिखना है, सिर्फ इंडियन बैंक कर दोगे तो ये दूसरी बैंक हो जाएगी। साउथ इंडियन बैंक दूसरी बैंक है, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में हुई थी। त्रिशूर केरल में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ है PR शेषाद्री। तो अभी 19वां आईबीए मतलब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसका वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन था महाराष्ट्र में मुंबई में, तो वहीं पर इसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसको 6 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, मतलब कई सारे अवार्ड ले गए। आगे, प्रत्येक वर्ष विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव विज्ञान दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है फरवरी महीने के पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे गुरुवार को, यानी कि 3rd थर्सडे ऑफ फरवरी मानव विज्ञान दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो ये मानव विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कि कैसे मानव विज्ञान बढ़ा धीरे धीरे। आप देख रहे हो कि आदि मानव के टाइम पर आपने इतिहास में पढ़ा कि आदि मानव के टाइम से लेकर के हम लोगों ने कितना डेवलप किया है, ह्यूमंस ने कितना ज़्यादा डेवलप किया। आज के टाइम पर ऐसा है कि एलन भैया अपने बंदर से पबजी खिलवा रहे हैं न्यूरालिंक की मदद से। तो ये टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती ही जा रही है, मानव विज्ञान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे जो है ये तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है फरवरी महीने के। इस बार पड़ा 15 फरवरी को, तो इस बार हम लोग 15 फरवरी मना लिए, ठीक है जी। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा 2015 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। आगे, किसे बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो बिहार में आपने देखा अभी सत्ता में परिवर्तन हुआ था, एक प्रकार से कहें, मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी लगभग मंत्रिमंडल चेंज हो गया था। तो यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष भी चेंज हुए। विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव ये बीजेपी पार्टी से हैं और अब ये विधानसभा के नए स्पीकर होंगे, ठीक है ना। स्पीकर यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष। अब देखो विधानसभा जो है बिहार की, उसमें अब देखो नंद किशोर यादव जी के कैरियर पर अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस मारें तो यहाँ 7 बार के विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक रह चुके हैं। 1978 में ये यात्रा शुरू किए अपना पटना नगर निगम से पार्षद के रूप में, फिर महापौर बने, उप महापौर बने, फिर विधायक बने और उसके बाद फिर विधायक होते रहे। 7 बार विधानसभा के विधायक रहे और अब विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार आया है। बिहार के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है बिहार की राजधानी पटना। नीतीश कुमार यहाँ के 9वीं बार सीएम पद का शपथ लिए हैं, 9वीं बार, ठीक है ना। जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, जेडीयू पार्टी से हैं और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। झीलों की बात करें तो गोगाबिल झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है और जगतपुर झील है। नेशनल पार्क में वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंधु अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य है। जाट जटिन डांस बहुत फेमस है, झुमरी डांस फेमस है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ का एक पर्व बहुत ज़्यादा फेमस है छठ पूजा। छठ पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ का गोदना लोक कला है, याद रखना। गोदना क्या है? लोक कला, ये भी फेमस है, इसको याद रखना, ये यहीं का है। बोध गया, वैशाली, नालंदा यूनिवर्सिटी ये सब यहीं है। बिहार अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश, झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल से शेयर करता है, ऊपर नेपाल से शेयर करता है। यहाँ पर अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो 243 सीटें हैं, 38 जिले हैं, 40 सीटें यहाँ से जाती हैं लोकसभा में और 16 सीट यहाँ से जाती है राज्यसभा में। आगे, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने नीलिट के साथ मिलकर कहां पर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो दोस्तों पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ है गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में पड़ता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर नीलिट के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री ने ये सम्मेलन किया है। पहला सम्मेलन है फ्यूचर स्किल समिट 2024, ओके, सेंट्रलाइजिंग फ्यूचर रेडी टैलेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो 15 फरवरी को गुवाहाटी असम में ये शुरू हुआ डिजिटल इंडिया का। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये नीलिट जो आपको दिख रही है ना संस्था, इसी के द्वारा तो जो CCC वगैरह का एग्जाम आप देखते हो, ओ लेवल का देखते हो, ये सब यही संस्था तो कराती है, याद है कि नहीं आपको? चलिए, नीलिट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी।
इसका उद्देश्य यही है कि भारत और दुनिया के लिए भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं को उत्प्रेरित किया जाए, रणनीति बनाई जाए, युवा भारतीय, युवा थिंक टैंक, युवा जो विशेषज्ञ हैं, उद्योग विशेषज्ञ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, शिक्षक हैं, टेक्नोलॉजी जो उत्साही लोग हैं, ये सब मिल करके आए और भारत को डिजिटल इंडिया में और बढ़ावा मिल सके। तो इसी के साथ ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन से की वीडियो समाप्त होती है। अच्छा, एक चीज़ और, वीडियो अगर पसंद आया करे तो भाई लाइक वगैरह कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। पैसा आपको इसमें नहीं देना है, ठीक है। पैसा जहाँ देना है वो मैं आपको बताया करता हूँ, ऑफर्स वगैरह निकाला करता हूँ, ऑफर्स हालांकि खत्म हो चुके हैं। फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, फ्री आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ वन लाइनर पीडीएफ, साथ ही साथ डेली का रिवीजन, साथ ही साथ जो कोई भी हमारे नए अपडेट होते हैं वो सब आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिए जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ज्वाइन कीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फरवरी 2024 में ICAI का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आप बताओगे चरणजोत सिंह नंदा को। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 2015 में की। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में निम्न में से क्या निहित नहीं है, ये तो मैं आपको कम से कम 50 एग्जाम का नाम गिना सकता हूं जिसमें ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन का आप जरूर आंसर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी पीडीएफ क्विज आपको MZT ऐप पर मिलेगी और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ भेज दी जाएगी, और किताब अपनी है अवेलेबल, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से जा करके। अमेजन पर जाइए और वहाँ से बुक को ऑर्डर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।